हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस फॉर जेई एंड नीट। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कल का अपना रिमेनिंग पेपर क्वेश्चन 31 से। और क्वेश्चन 31 क्या है बच्चों कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर। जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है वो क्या नापता है? तो वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है बच्चों वो हमारा नापता है करंट। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। इसमें एक रिडक्शन फैक्टर होता है, आप उसको देखना कि रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू बताना और इसके बारे में थोड़ा आप देख लेना। ठीक है, आगे कह रहा है कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस सी रिएक्टेंस एक्स इफ़ कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटेंस को डबल कर दिया जाए और फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? तो बच्चों आपको पता होगा जो इसका रिएक्टेंस होता है वो होता है 1/ओमेगा सी। तो ये वाला जब आप फॉर्मूला निकालोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा इसका आंसर। पहले वाले का एक्स कह रहा है, ठीक है, तो 2 के लिए लगा लीजिए। तो स्टार्टिंग में जो एक्स है वो क्या है? 1/ओमेगा सी। अब आपसे कह रहा है कि जो नया वाला है 1 कर लीजिए इसको, अगर इसको भी डबल कर दिया जाए और इसको भी डबल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 1/4 बाहर निकाल लो ओमेगा सी, और 1/ओमेगा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स। तो x/4, तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वाला x/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। अ डिस्क इज रोलिंग वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज VCM, देन विच वन विल बी करेक्ट? बच्चों वैसे तो इसकी बहुत बड़ी डायनामिक्स है, फिर भी वैसे इसका ऑप्शन पहला वाला क्या है? फर्स्ट सही है कि द वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट इज VCM एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0। कैसे है इसको जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो बॉडी है हमारी वो रोलिंग कर रही है, ठीक है, तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने इस वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, मान लीजिए वैसे तो बहुत अलग अलग है इसमें डायनामिक्स। मान लीजिए कोई ये एक आपका स्पेयर है या कोई एक बॉल है रोलिंग, या इसका हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, ठीक है, और ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है सी, और ये वाला पॉइंट मान लीजिए ई, और ये मान लीजिए एफ। अगर ट्रांसलेशन मोशन होगा, अगर ओनली ट्रांसलेशन मोशन होगा तो हमारा क्या होगा? इस बॉडी का जो प्रत्येक पार्ट है, ईच पार्ट आपका मोशन करेगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से। मतलब ये वाला भी VCM से, ये वाला भी VCM से, जो भी इसके सेंटर ऑफ मास की हमारी वेलोसिटी होगी उसी से करेगा VCM से, ये वाला भी VCM से, इधर भी जितने हैं सब VCM से करेंगे। कब? जब प्योरली ट्रांसलेशन मोशन होगा, ठीक है। अगर ये ट्रांसलेशन ना होगी, मान लीजिए आपका ये कोई आपका ब्लॉक है, मान लीजिए कोई बॉडी है अगेन, ठीक है, ये मान लीजिए। अब यहाँ पर आपसे अगर यहाँ पे रोटेशन होगा, ओनली रोटेशन, ठीक है, तब क्या होगा देखिए, क्योंकि हो सकता है ना अगली बार इससे क्वेश्चन आ जाए। ओनली रोटेशन में अगर ये वाली जो पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है ये ओमेगा आर से मूव कर रहा है, ए की वैल्यू वी ए, आर ओमेगा होता है ना यहाँ पे, तो ओमेगा आर से कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट इस साइड को मोशन करेगा जो बी वाला है, और कितने से करेगा बच्चों? ओमेगा आर से अगेन। और यहाँ पर जो पॉइंट होगा राइट साइड को, ये नीचे को मोशन करेगा ओमेगा आर, ठीक है, और जो यहाँ पर कोई पॉइंट एफ होगा ये ऊपर को मोशन करेगा वर्टिकली ओमेगा आर से, ठीक है। और जिसका सेंटर की जो स्पीड होगी वो हमारी सेंटर ऑफ मास की 0 होगी, ठीक है। कभी मौका लगेगा मैं इसको पूरी डायनामिक समझाऊंगा आपका, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे न्यूटन को कवर करते हुए। तो ये ओनली ट्रांसलेशन में होगा। अब जहाँ पर ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों को आप मिला दोगे दैट इज़ कॉल्ड रोलिंग मोशन, ठीक है। तो आप खुद ही इसको मिला सकते हैं। रोलिंग मोशन में क्या होता है? ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशन, ठीक है। तो जैसे आप इसको मिला दोगे तो आपका जो, अगर ये हमारी कोई बॉडी है जो इस टाइप का मोशन दिखा रही है, तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है ए, ये हमारा किससे दिखाएगा? देखिए ये VCM से था, ये ओमेगा आर इधर को था, तो वेक्टर से इसको पलट के लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? VCM माइनस ओमेगा आर, ठीक है। और इसके किसके बराबर हो जाएगा? बराबर हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा।
इसीलिए मैंने इसका आंसर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में 0 कहा था। अब हाईएस्ट में कैसे होगा देखिए, हाईएस्ट में ये पॉइंट आपका हाईएस्ट है, ठीक है, इसी साइड वी सी एम है, तो ये वी सी एम हो गया, ठीक है, और ये ओमेगा आर हो गया, दो तो एक डायरेक्शन में तो प्लस हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान ही दीजिए, जो इसका वी सी एम है यहाँ पे जो सी पॉइंट है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो वी सी एम है, और वी सी एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, वी सी एम की वैल्यू यहाँ पे होती है ओमेगा आर, इसलिए ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर दोनों बराबर हो जाएंगे इस पॉइंट पे, वी सी एम जितना होगा उतना ही ओमेगा आर हो जाएगा, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखो वी सी एम इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, ठीक है, और एक इसका सेंटर ऑफ मास इधर जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी ना वो ऐसे हो जाएगी, ठीक। और सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, वी सी एम तो इस साइड होगा, ठीक है, और एक वेलोसिटी ऐसे नीचे को हो जाएगी तो इसका रिजल्टेंट इस साइड हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने इसका आंसर ये वाला लगाया। आई होप इसको आप समझ पाए जल्दी जल्दी। इतना आसान टॉपिक है नहीं, लेकिन आप समझिए इसको और इसको जब जोड़ देंगे तो रोलिंग बनेगा, और बाकी आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, और वी सी एम की वैल्यू ओमेगा आर हो जाएगी, तो आंसर इजीली निकल सकता है। 31 कह रहा है, सॉरी 34 कह रहा है, इफ़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज़ 10⁻⁷ ओम मीटर, करंट फ्लो इतना, द क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, दो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपसे पूछा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली निकाल सकते हैं इसको आप, ठीक है। और इस पर आप लगा दीजिए I/A का फॉर्मूला, और I/A से इसका आंसर जो आएगा पहला वाला आएगा, इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या काम आता है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। 35 कह रहा है, फॉर ए कॉइल हैविंग लेंथ इतना, करंट फ्लो थ्रो इज इतना, द टाइम एट विच ई एम एफ इज 0। सबसे पहले बच्चों ई एम एफ पता होना चाहिए, तो ई एम एफ इक्वल टू होता है एल, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, वैसे तो नेगेटिव आता है आगे से लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, ये हो गया, ये मॉड ले रहा हूँ। अब आप देखिए एल तो किसी भी वायर के लिए कांस्टेंट रहेगा ना, चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकता है, वो हो सकता है di/dt, समझ रहे। तो di/dt कब 0 होगा, जब di/dt 0 होगा, इसका मतलब है EMF भी उस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो I की वैल्यू आपको दी है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो d/dt इक्वल टू t² e⁻⁻t इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, 2t हो जाएगा, e को छोड़ दीजिए, चेन रूल लगाते हैं यहाँ पे दो फंक्शन में, प्लस t² को छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा e⁻⁻t -1 इक्वल टू 0। तो e⁻⁻t तो 0 उधर भेज दिया, तो t अगर आप सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, t इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। एक 0 आएगा, एक 2 आएगा, देखो सॉल्व करोगे ना ऐसे तो बचेगा, 2t - t² e⁻⁻t इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक t या तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 2 - t इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका t 2 देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक कॉमन इमीटर, तो करंट गेन होते हैं बच्चों, एक अल्फ़ा होता है करंट गेन, अल्फ़ा होता है IC/IE, और जो बीटा होता है ना वो होता है α/1 - अल्फ़ा, ये आपको पता होनी चाहिए। तो आपसे कह रहा है कि अगर IC/IE मतलब अल्फ़ा आपको इतना दिया है, अल्फ़ा की वैल्यू 0.98 दे रखी है, 0.98, 1 + 1 - 0.98, तो करंट गेन फॉर कॉमन इमीटर, ये कॉमन इमीटर के लिए करंट गेन होता है, ठीक है। इसने गलत लिखा है, ये कॉमन इमीटर है, ये कॉमन बेस होगा, बीटा IC/IB कॉमन इमीटर, तो ये आपका कॉमन बेस होगा। इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, इन्होंने ये कॉमन इमीटर लिखा है, ठीक है, तो इसके लिए पूछ रहा है, तो ये बीटा निकालना है, तो बीटा ये हो गया आपका, इससे आंसर आ जाएगा आपका पहला वाला 49, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये कॉमन इमीटर के लिए दो वैल्यू, अच्छा एक ही वैल्यू है, आप लगा सकते हैं, आप ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी है, कोई भी कर सकता है इसको। 37 का सेकंड वाला, टॉर्क कितना होता है, यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स 0 हो जाता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता तो फोर्स भी 0 होता, टॉर्क भी 0 होता। नेक्स्ट 38 कह रहा है बच्चों, टर्न दिए हैं, एरिया दिया है, इट इज़ NAI मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है NIA, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ इतना, द वेलोसिटी ऑफ वेव इज इतना, तो 39 काफ़ी आसान है, आप इजीली निकाल सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वेलोसिटी निकालनी है, ये होगा, आप चेक करना कैसे आएगा, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। नेक्स्ट
द इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्रिस्टल इज इतना, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। देखो बच्चों, ये डिफ्रैक्शन इक्वेशन आती है हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट, और इक्वेशन है ब्रैग्स लॉ। तो ब्रैग्स लॉ होती है 2 sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। अब देखो इसमें ना मैक्सिमम वेवलेंथ लिखी है, तो मैक्सिमम के हिसाब से आप देखिए जो साइन है ना, वो साइन थीटा 1 से -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। तो इसका मतलब हो गया कि लैम्डा मैक्सिमम जो हो जाएगा वो 2D हो जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न है, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 लेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू 2D, इसका डबल कर देंगे तो 5.6। ये इक्वेशन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चन कई बार मैं करा चुका हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन पहला होगा। क्या होगा, आपसे कह रहा है कि सिंगल आयनाइज की बतानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ई होता है वो क्या होता है 13.6 माइनस में Z²/n², ठीक है। सिंगल आयनाइज हीलियम, तो हीलियम के लिए Z कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन होती है ना, हाइड्रोजन के लिए कितना होती है 13.6/n²। तो इसमें बस जेडी का तो अंतर आ रहा है, तो जेड हीलियम के लिए 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, एमंग विच मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अच्छा जी, तो 42 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पहला वाला, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, बहुत बेसिक है। अगर आपसे पूछा जाए, 3 तरह के हमारे सब्सटेंस होते हैं। एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। अगर मैं आपको बताऊं, 3 तरह के हमारे यहाँ पे सब्सटेंस बनेंगे, कितने, डाई, पैरा और फेरो, ठीक है। तो एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी। तो आप देख रहे होंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखें, प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लिखें डाई, इससे क्वेश्चन आता है, आसान है। इससे लिखे पैरा और इधर लिखे फेरो। 3 टाइप के हमारे जनरली मटेरियल हैं। वैसे तो एंटी फेरो और फेरी भी होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जो हमारा ये पहला वाला है, अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये आपका रिपेल करेगा। जो पहला वाला है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करेगा, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड में हमारा फीवली अट्रैक्ट करेगा। कोई ज़्यादा तो करेगा नहीं, लेकिन फीवली अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और जो हमारा लास्ट वाला है वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट, ठीक है। ये तो इनकी बेसिक डेफिनेशन है। अगर आप इसकी बात करो आगे, जो हमारा ये वाला है, इसके लिए अगर आप ससेप्टिबिलिटी की बात करो, XM, ससेप्टिबिलिटी को हम दिखाते हैं XM से, तो XM जो होगी इसके लिए वो क्या होगी बच्चों, वो होगी स्मॉल, ठीक है, बहुत कम होती है और नेगेटिव होती है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक के लिए स्मॉल तो होती है लेकिन नेगेटिव नहीं होती बच्चों, क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और वहीं आप एंटी फेरो की बात करो, उसके लिए बहुत ज़्यादा होती है, वेरी लार्ज और पॉजिटिव होगी, ठीक है। कई भी इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा जी, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर पहले के लिए। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं, क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन ये था कि किसके लिए टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और उसका एक लॉ होता है, उसको बोलते हैं क्यूरी लॉ, तो 1/T। और फेरो में क्या होता है बच्चों, 1/T-TC होता है, और टेम्परेचर TC से, क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए तभी फेरो होगा। इसके नीचे पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रिलेटिव परमिबिलिटी की बात करो, μR, तो रिलेटिव परमिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μR इक्वल टू 1 + XM। तो सोचिए, इसकी तो नेगेटिव होती है, तो इसकी जो परमिबिलिटी होती है वो 1 से हमेशा कम आएगी। इस वाले की जो है 1 से तो ज़्यादा आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। तो एक छोटा सा ऐसा लिख दिया। और इसकी जो आएगी ना बच्चों, इसकी ऑर्डर ऑफ 1000 में आएगी। आप ये भी कह सकते हो पैरा की 100 के टर्म में आएगी, ठीक है। अब रिलेटिव परमिटिविटी, एक फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला ये होता है, μ/μ0, मीडियम की और एब्सोल्यूट। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए वैक्यूम की ज़्यादा होगी, इसमें मीडियम की वैक्यूम से थोड़ा ज़्यादा होगी, इसमें मीडियम की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, MH कर्व देखें, अगर इनका मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी के बीच में कर्व अगर ड्रॉ करें, तो इसका
लीनियरली आता है, लीनियर आता है, इसका लीनियर आता है, लेकिन एक टाइम बाद फिर क्या करता है वो एक सैचुरेशन लेवल पकड़ लेता है एट लो टेम्परेचर पे, ठीक है। और यहाँ पे बनता है हिस्टेरिस, ठीक है, इसी में बनता है हिस्टेरिस। कहते हैं बच्चों जो ऑर्बिटल है इसका कॉज क्या है, इसका है डायमैग्नेटिज्म का जो कॉज है वह है ऑर्बिटल मोशन, किसका, इलेक्ट्रॉन का। इसका ऑर्बिटल भी है और स्पिन भी है, ठीक है, ऑर्बिटल है, स्पिन है, और यहाँ पे डोमेन बन जाते हैं, इसलिए डोमेन थ्योरी भी पढ़ते हैं हम यहाँ पे, तो इसमें डोमेन बनने की वजह से है, ठीक है। यहाँ पर जो डाई है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखें, ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है बिस्मिथ इसमें एक्सेप्शनल केस है, बिस्मिथ, ठीक है, बिस्मिथ इसमें पॉजिटिव हो जाती है, बिस्मिथ की आपकी क्या ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और आप इसमें देख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट देखें तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m इसका 0 होता है, इसका बहुत कम होता है, वेरी लो, और इसका हो जाता है बच्चों वेरी हाई, ठीक है। ये कुछ टर्म है, अब कभी मैं अगर डिस्कस करूँगा अच्छे से तो फिर इनको पूरी थ्योरी बताऊँगा। अभी मैंने बस आपको एक टेबल बता दी, आप इसको तैयार कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44। तो 43 आप घर में कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, इतना ये व्हीटस्टोन है, ठीक है। ईच आर्म का कितना है बच्चों 10 ओम है, हाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ 10, कह रहा है और रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वनोमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस है, गैल्वनोमीटर लगा था, उसमें हमने एक 10 ओम ऐड कर दिया, तो कह रहा है देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बच्चों देखो ना, ये अगर P/Q इक्वल टू R/S, PQ क्या है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये कंडीशन अगर फॉलो करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो इसको हटा देंगे तो बचेगा क्या, आपका सर्किट अगेन वही बचेगा, ये वाला, और ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ठीक है। तो जब बैलेंस कंडीशन होती है तो आप बैटरी और गैल्वनोमीटर को भी एक्सचेंज कर सकते हो और बीच की डंडी हटा देते हैं, ठीक है। तो 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए, 10 और 10 20 हो गए, सीरीज में है ऊपर के दो और नीचे के दो 20, और दोनों जो आएंगे पैरेलल, तो पैरेलल 20 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अगला कह रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 44, एक मिनट आप सोचिए। कॉपर एंड सिलिकॉन इज कूल फ्रॉम 300 टू 60, अच्छा जी, तो इसका मतलब है 300 से लेके हम लेके आ रहे हैं 60 पे। तो आपसे कह रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कॉपर का डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा सेमीकंडक्टर का, और इंक्रीज कॉपर दे रखा है। तो आप देखिए जो रेजिस्टेंस होते हैं ना उनका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस का बढ़ता है, किसका, मेटल का या कंडक्टर का, ठीक है। और सेमीकंडक्टर का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये घटेगा। तो अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं, जैसे ही रेजिस्टेंस इस पर डिपेंड करेगा वैसे ही रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 44 का पहला। इसका घटा रहे हैं ना टेम्परेचर, 300 से 60 कर रहे हैं तो घटेगा, ठीक है, और इसमें बढ़ेगा, ठीक है, घटा रहे हैं हम, बढ़ा नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इन BCC द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम विल बी। बच्चों ये पता नहीं क्यों इन्होंने फिजिक्स में डाल दिए क्वेश्चन, वैसे केमिस्ट्री के हैं और केमिस्ट्री वाले इनको ज़्यादा अच्छा समझाएंगे, बस मैं एक प्रयास कर लेता हूँ इनको समझाने का, आई होप आप समझ पाएँ। एक टेबल है, वैसे इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ, 44 का सेकंड होगा, ठीक है। नियरेस्ट दो एटम के बीच में डिफरेंस जो होता है 40 √3/2 इंटू A होता है। लेकिन कैसे, एक टेबल बता देता हूँ मैं आपको ताकि आप केमिस्ट्री में भी उसको बना पाएँ, ठीक है। तो टेबल बना लेते हैं एक बड़ी सी, और ये टेबल है आपकी, ठीक है। इस टेबल को मैं थोड़ा सा नीचे खिसका लेता हूँ, अगर ये खिसक जाती है तो, ठीक है। तो और इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर टाइप कर देते हैं, क्लियर है। तो देखो होता क्या है बच्चों, जैसे आपके 3 टाइप के हमारे वो हैं, क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक होता है सिंपल क्यूबिक, एक क्या होता है सिंपल क्यूबिक, एक होता है BCC, ठीक है, एक होता है FCC, और एक और होता है FCC और HCP का एक ही होता है वैसे,
और एक होता है CCP क्लोज, सॉरी एच गलत हो रहा कुछ, FCC, SCP और मुझे आती नहीं है इसलिए केमिस्ट्री थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। वो एक SC होता है, सिंपल क्यूबिक होता है, और एक होता है आपका सिंपल क्यूबिक के बाद BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और एक होता है, हाँ ये आपका SCP ना होके ये होगा आपका CCP, और यहाँ पे होता है HCP। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं। तो जो हमारी अरेंजमेंट होता है एटम्स का, इसमें होता है सारे एक जैसे होंगे, ए टाइप होगा, और जो BCC है बच्चों उसमें 2 टाइप के होंगे, AB टाइप का अरेंजमेंट होगा, और जो FCP और SCP है इसमें ABC 3 टाइप के होते हैं, और इसमें तो फिर वही AB और AB होता है। ठीक है, अगर आप SC की बात करें इसमें पैकिंग क्लोज पैकिंग होती है, इसमें पैकिंग क्लोज पैकिंग नहीं होती है। इस वाले में देखें क्लोज पैकिंग होती है, इसमें क्लोज मतलब इनमें क्लोज पैकिंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, क्या क्लोज पैकिंग। ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर लेना, ये गलत भी हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, देख लेना इसको, वैसे ये सही है फिर भी अपने तरीके से एक बार देख लेना। देखो SC का मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ एटम होते हैं पर यूनिट सेल, इसमें 1 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 4 होता है, इसमें 6 होता है। क्या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, अब यहाँ पे जो नियरेस्ट डिस्टेंस है ना बच्चों, अच्छा एक कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है इसमें 6, 8 और यहाँ पे होता है 12 और ये भी होता है 12। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे जो आपने नियरेस्ट डिस्टेंस लिखी है, ये होती है a/2 SC के केस में, इसमें होता है √3 a/4 और इसमें होता है a/2 √2 और इसमें होता है डिफाइन नहीं है। इसमें देखें अगर एक चीज़ और होती है पैकिंग फ्रैक्शन π/6 जिसको हम 52% कहते हैं। ठीक है, और इसमें होता है √3 π/8 कह सकते हैं इसको आप, या आप 68% कहेंगे इसको। ठीक है, पाई की वैल्यू 180 रख दीजिए, यही आएगा। इसमें 74% होगी, या आप बोल सकते हो π/3√2। ठीक है, तो ये हमारे ये 3 एग्जाम्पल हैं। इसमें तो हमें ये पूछा था तो हमने करेक्ट ऑप्शन इसका क्या लगा दिया, 45 का सेकंड वाला। थर्ड वाला होगा, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला √3/4 √3a/4 45। एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिजिक्स का ही क्वेश्चन करते हैं, केमिस्ट्री बस की ना है। 46 कह रहा है कि 250 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू रेज 75 kg फ्रॉम अ पुली। इफ रोप इज पुल्ड 12 मीटर देन लोड इज लिफ्टेड 3 मीटर, द एफिशिएंसी ऑफ पुली सिस्टम विल बी। तो जो 46 क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, n होता है, जो एफिशिएंसी होती है वो होती है यूजफुल वर्क ओवर टोटल वर्क। तो यूजफुल वर्क कितना है, तो पुली में है तो mgh किसी हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हो गया 75 × 3, और नीचे हो जाएगा फोर्स कितना है बच्चों 250, और d कितना है 12, तो 25 से इसको काट दो 3 बार, 25 से इसको काट दो 10 बार, तो ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, क्लास 9 8 में पढ़ते हैं हम एफिशिएंसी क्या होगी किसी भी मशीन की, तो ये हो जाएगा 0.7 मतलब 75%। अगला क्वेश्चन है 47, इजी क्वेश्चन है। 47 कह रहा है आपसे कि फोटो सेल में इल्यूमिनेट किया गया सोर्स ऑफ लाइट विच इज प्लेस एट डिस्टेंस d फ्रॉम सेल। इफ डिस्टेंस आदि, अगर डिस्टेंस आदि कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड विल बी 47। 47 का क्या होगा, जो हमारा वो होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वो होते हैं 1 डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर d की जगह d/2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 टाइम बढ़ जाएंगे, 4 ऊपर आ जाएगा ना, तो 4 टाइम बढ़ जाएंगे, तो 47 का हो जाएगा सेकंड। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक्स से था। 48 इजी क्वेश्चन है, डिट्टो आ गया है, तो 48 आपका क्या होता है, 48 का हो जाएगा पहला वाला, जो हमारे कोई भी न्यूक्लियस होते हैं जैसे
m है कोई न्यूक्लियस, इसको आप तोड़ दोगे तो इसमें n प्रोटॉन आएंगे, n न्यूट्रॉन आएंगे, p प्रोटॉन आएंगे, ठीक है। तो p को यहाँ z भी लिख देते हैं। तो n प्रोटॉन आएंगे, उनका मास क्या है mn, और p प्रोटॉन आएंगे, उनका मास क्या है mp। तो देखा गया है कि इन दोनों का गुणा को अगर हमने जोड़ा तो ये आना चाहिए था, जबकि इन दोनों में ज़्यादा आया, ठीक है। तो 48 का पहला ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये कई बार रिपीट हो गया, कई बार। जो 49 है ये 1-2 साल पहले भी आया था, ठीक है। मतलब इतना तोप क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगर आप इसको करेंगे कई बार रिपीट हो रहा है, आप इसको ज़रूर करके जाएं, एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है एक 1 kg का कोई मास है, ठीक है, वो स्टेशनरी बम से एक्सप्लोडेड हो रहा है इन 3 पार्ट, 3 पार्ट में वो टूट रहा है, हैविंग रेशियो 1:3, ठीक है। पार्ट हैविंग सेम मास मूव परपेंडिकुलर। तो मान लो एक 1 है तो 1 वाला इधर को चले गया, ठीक है, और 1:3 कह रहा है, और दूसरा ऐसे मान लो परपेंडिकुलर है तो 1 एक मास जिसका 1 रेशियो में है, ये 2 परपेंडिकुलर गए, एंड क्या कह रहा विद 30, अच्छा वेलोसिटी भी दी है आपको इसकी 30, इसकी भी वेलोसिटी दी है 30। तो तीसरा जो होगा ना, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा बच्चों, हमेशा याद रखना जब भी कोई चीज़ें टूटती हैं, जैसे मान लो कोई ये मास डीके हो रहा है तो एक लेफ्ट निकल रहा है तो एक राइट निकलता है मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। तो देखिए इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट लोगे तो कहाँ आएगा, इस बीच में आएगा ना। तो जो थर्ड वाला निकला होगा ना बच्चों, वो कहाँ को निकला होगा, वो इसको कंजर्वेशन करने के लिए इस साइड निकला होगा, 3 वाला, ठीक है। 1:3 था ना, तो इसकी वेलोसिटी हमको पता नहीं है। अब देखो अगर ये v है, ये v है 90 एंगल से, तो इसका आप मोमेंटम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर इसकी v1 है, इसकी v2 है, दोनों बराबर हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, √2v हो जाएगा, √2v तो हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 30√2 आ जाएगी वेलोसिटी, ठीक है, रिजल्टेंट। इसका मास हमें पता है और इसकी वेलोसिटी भी पता है, तो लगा दीजिए। मास दोनों का m है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन जब लगाएंगे तो इस साइड को हो जाएगा 3m इंटू हमने इसकी वेलोसिटी v1 ले ली मान लीजिए, इक्वल टू इन दोनों के रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट है मास तो इनका m ही है, ठीक है, और वेलोसिटी है 30√2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, m से m कट गया तो v1 3, तो 10√2 आ जाएगा। तो 10√2 मतलब होता क्या है ना, 3 है तो आप इनको m m m 3m ले लो, तो एक इधर को टूट के जा रहा है, एक इधर को टूट के जा रहा। तो इन दो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसको बैलेंस करेगा। लास्ट 50 क्वेश्चन है बच्चों, एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फिजन ड्यू टू, क्यों होती है, इसलिए होती है जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उनके फ्रेगमेंट टूट के जो रिएक्टेंट आता है उनकी ज़्यादा होती है पेरेंट से, तो रिलीज ही तो होगी, कम होती तो एब्जॉर्ब होती। सेकंड आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। कल मिलते हैं नए पेपर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।